नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिर नियति ने दे दिया घाव, सर्वज्ञ हमेशा के लिए खो गया। पुलिस ने बताया पूरा सच, सर्वज्ञ निम्बालकर का शव कृषि विश्वविद्यालय के नाले के पास मिला। सर्वज्ञ निम्बालकर की मृत्यु के बाद अकोला में शोक की लहर, कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। महावितरण की लापरवाही या बलि, लटकते बिजली के तारों ने ली ज्ञानेश्वर की जान। छह साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या, यवतमाल जिले के दारव्हा तालुका के बोधगांव की हृदय विदारक घटना। समय बीत जाने के बाद नामांकन वापस लेना अवैध, जिला बैंक के चुनाव में हुई धांधली की जांच शुरू। अब समाचार विस्तार से। शिवर क्षेत्र की ढूने कॉलोनी, जहां कुछ दिनों पहले तक बच्चों की किलकारियों से सुबह होती थी, आज वहां केवल सुन्न कर देने वाली शांति और सिसकियां सुनाई दे रही हैं। 19 मार्च की वह सुबह निम्बालकर परिवार के लिए काल बनकर आएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। नन्हा सर्वज्ञ अचानक खो गया। सुबह करीब 11 बजे नन्हा सर्वज्ञ नीलेश निम्बालकर खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। माता पिता ने आवाजें दी, पूरी गली छान मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एमआईडीसी पुलिस तुरंत डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। नागरिकों ने दिन रात उसकी तलाश की। हर किसी के मन में बस एक ही प्रार्थना थी, सर्वज्ञ सुरक्षित हो। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। हर कोई मदद के लिए दौड़ रहा था, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। कृषि विश्वविद्यालय के नाले के पास सर्वज्ञ का शव शत विशत अवस्था में मिला। वह ढोने कॉलोनी से यहां तक कैसे पहुंचा और उसकी मृत्यु कैसे हुई? पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। ये हमारे पुलिस स्टेशन में रात को कंप्लेंट आई थी कि बच्चा मिसिंग है सुबह से। तो जैसे ही कंप्लेंट आई थी, हमारी सारी की सारी टीम ऑन ग्राउंड निकल गई थी। हमने तुरंत सारे सीसीटीवी चेक करे, ऑन फील्ड भी हमने चेक किया। हमने उनके गांव में भी जाके गांव वालों से बात करी, तो पूरी सर्च हुई। और पिछले कुछ दिनों से डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया और ड्रोन से भी हमने पूरी पूरी कार्रवाई करी है। तो आज सुबह हमें ये माहिती मिली थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे पीकेवी में। तो उसके बाद हमने अपनी टीम तुरंत रवाना करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब प्राइमा फेसी ड्राउनिंग का केस है। अब पोस्टमार्टम के बाद हम तपास इसे कंटिन्यू करेंगे। शक की गुंजाइश तो नहीं है। बच्चा जैसे हम अभी बॉडी मिली उसकी, तो पीएम के बाद पता चलेगा, पर प्राइमा फेसी कोई और इंजरी उसकी बॉडी पे नहीं। तो बताया तो अपहरण का मामला है, केस तो दाखिल हुआ है, पर प्राइमा फेसी ऐसा कोई किडनैपिंग का कुछ नहीं है, क्योंकि हमने विलेजर से भी बात करी थी कि बाहर से कोई बंदा आया था या नहीं। बच्चा बहुत शार्प भी था, तो ऐसा कोई सस्पिशन का तो कोई एंगल नहीं लगता। मामा और दादा की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि मानो खून के कतरे बह रहे थे। जिस पोते के भविष्य के सपने उन्होंने बुने थे, आज उसे मिट्टी की गोद में जाते देखना उनके नसीब का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। उसके माता पिता को क्या जवाब दे, यह सवाल मामा की आंखों में साफ झलक रहा था। पुलिस जांच जारी है, तलाशी अभियान समाप्त हो चुका है, लेकिन निम्बालकर परिवार के जीवन में जो खालीपन आया है, उसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। एक मासूम की ऐसी मौत समाज और प्रशासन के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर गई है। सर्वज्ञ अब ईश्वर के पास चला गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है कभी खत्म न होने वाला दुख, न मिटने वाली यादें और एक बड़ा अनसुलझा सवाल कि आखिर सर्वज्ञ के साथ यह कृत्य किसने किया। 11 वर्षीय सर्वज्ञ निम्बालकर की मृत्यु से पूरे अकोला शहर में शोक की लहर है, लेकिन सर्वज्ञ का शव कृषि विश्वविद्यालय के पास एक नाले में मिलने से उसकी मौत पर संदेह जताया जा रहा है। इस पूरी घटना ने कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और यह मुद्दा गरमा रहा है कि आखिर इसकी जांच कौन करेगा।
कृषि विश्वविद्यालय की अपनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बावजूद सर्वज्ञ का शव विश्वविद्यालय के नाले के पास मिलता है। वह शिवर इलाके से वहां तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। लोग पूछ रहे हैं कि घटना के समय कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा टीम क्या कर रही थी। सर्वज्ञ की मृत्यु के कारण खोजते समय क्या कोई विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगा या नहीं, इसे लेकर नागरिकों में भारी चर्चा है। शहर में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि सर्वज्ञ के साथ कहीं कोई अनहोनी या साजिश तो नहीं हुई। इसी पृष्ठभूमि में अब कृषि विश्वविद्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और सुरक्षा तंत्र का कड़ा जायजा लेने की मांग की जा रही है। दिवसापासून सर्वजण निंबाळकर हा बेपत्ता होता. त्याची शव हे पिकवी परिसरात आढळून आलेलं आहे. जो घातपात आहे का कसल्या प्रकारे त्याचा मृत्यू झाला याची योग्य चौकशी करून त्या परिवाराला त्यांना न्याय देण्यात यावा एवढी विनंती मी या पोलीस प्रशासनाला करतो. एक तरफ स्मार्ट मीटर की सख्ती कर ग्राहकों पर दबाव बनाने वाला महावितरण विभाग, तो दूसरी तरफ उसकी जानलेवा लापरवाही। महावितरण की इस अनदेखी के कारण एक निर्दोष युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ज्ञानेश्वर कैलाश गोमा से नामक युवा मजदूर की बिजली के तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे हिवरखेड़ परिसर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। कल 21 मार्च की रात ज्ञानेश्वर आयशर ट्रक पर अपना काम खत्म कर धर्म कांटे पर वजन कर रहा था। उसी समय वहां लटक रहे महावितरण के मौत रूपी बिजली के तारों से उसका स्पर्श हो गया। यह करंट इतना भीषण था कि ज्ञानेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। इलाके में कई जगहों पर बिजली की तार नीचे लटके हुए हैं, लेकिन महावितरण ने इसे जानकर भी नजरअंदाज किया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा कर दी। भीड़ ने रुख अपनाया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता वे पीछे नहीं हटेंगे। स्थिति बिगड़ न जाए इसलिए हिवरखेड़ पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। ज्ञानेश्वर अपने परिवार का इकलौता सहारा था और उसकी मौत से गोमा से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने महावितरण से आक्रामक मांग की है कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस आर्थिक मदद चाहिए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन तुरंत पंचनामा कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को न्याय दे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। या विद्युत तारा अशा लोंबलेल्या आहेत. यामुळे एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. याला जबाबदार कोण? यवतमाल जिले के दारवा तालुका स्थित बोधगांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 6 साल की मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इस मामले में पड़ोसियों की संलिप्तता उजागर हुई है और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यवतमाल जिले के बोधगांव की रहने वाली 6 वर्षीय शिवानी पंकज जाधव 20 मार्च से लापता थी। परिजनों द्वारा दारवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया था। इतना ही नहीं, बच्चे के बारे में जानकारी देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। 21 मार्च को पुलिस ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध घरों की तलाशी के दौरान पुलिस के होश उड़ गए। शिवानी का शव उसके पड़ोसी आरोपी कैलाश विलास जाधव के घर में पलंग के नीचे छिपाया हुआ मिला। इस मामले में पुलिस ने कैलाश विलास जाधव, माता विलास जाधव, सोनी विलास जाधव, रंजना सोनू जाधव और एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वही कुछ जानकारी के अनुसार यह भी संदेह जताया जा रहा है कि बच्ची के शरीर पर मौजूद गहने लूटने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया। फिलहाल अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और दारवा पुलिस आगे की जांच कर रही है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। जिला बैंक की चुनाव प्रक्रिया में नामांकन वापस लेने के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच शुरू होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी भारी दबाव में एक उम्मीदवार का आवेदन वापस लिया गया। इस कृत्य को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद नामांकन वापस लेना
एक तरह से प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने में मदद करने जैसा है और यह कृत्य जिला उपनिबंधक कार्यालय में हुआ है। इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सहकारिता विभाग के पास मौजूद है। जिलाधिकारी को इन सबूतों को तत्काल जब्त करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले में चुनाव निर्णय अधिकारी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और उनके खिलाफ राज्य सरकार से शिकायत की गई है। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर इस शिकायत का गंभीर संज्ञान लिया गया है। दी अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का आम चुनाव अब विवादों के भंवर में फंस गया है। इस चुनाव में जिला बैंक के अध्यक्ष एवं निदेशक पद के लिए वेतनभोगी मतदाता क्षेत्र से संतोष कोरपे के खिलाफ अतुल पिलात्रे उम्मीदवार थे। आरोप है कि संतोष कोरपे को निर्विरोध जिताने के लिए पिलात्रे को आवेदन वापस लेने पर मजबूर किया गया। इस प्रकरण में सहकारिता विभाग ने लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनाव प्रक्रिया की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। बुधवार 18 मार्च को नामांकन वापस लेने की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शाम 5:45 पर किस आधार पर आवेदन वापस लिया गया। चुनाव निर्णय अधिकारी ने किसके दबाव में यह आवेदन स्वीकार किया, अब इसकी गहन जांच शुरू हो गई है। अवैध निर्माण और अनधिकृत निर्माणों के कारण यदि किसी पार्षद का पद रद्द हो जाए तो आश्चर्यचकित न हो। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले पार्षदों को घर भेजने की छड़ी जैसे नगर निगम आयुक्त के पास ही है। पार्षदों को अब कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा, तभी उनकी कुर्सी सलामत रह पाएगी। नामांकन पत्र भरते समय प्रत्येक उम्मीदवार को एक शपथ पत्र जमा करना पड़ता है। इस शपथ पत्र के मुद्दे अब शहर के 80 निर्वाचित और 8 स्वीकृत पार्षदों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आखिर वे अनधिकृत निर्माण वाले पार्षद कौन हैं। नगर निगम चुनाव लड़ते समय पार्षदों ने शपथ ली थी कि उन्होंने स्वयं, उनकी पत्नी या पति अथवा उन पर आश्रित किसी भी व्यक्ति ने कोई अनधिकृत या अवैध निर्माण नहीं किया है। यदि निर्वाचित होने के बाद ऐसा कोई निर्माण पाया जाता है या सिद्ध होता है तो धारा 10(1)(d) के अनुसार संबंधित व्यक्ति पार्षद पद पर रहने के लिए अपात्र माना जाता है, यानी उसका पार्षद पद रद्द हो सकता है। नगर निगम आयुक्त के पास यह अधिकार है कि वे किसी की शिकायत पर या खुद निर्माण कार्यों की जांच कर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। यदि वास्तविक माप में निर्माण अनधिकृत पाया जाता है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का एक गंभीर अपराध भी माना जाएगा। इस नियम के शिकंजे में कई वर्तमान और पूर्व पार्षदों के आने की संभावना के कारण राजनीतिक हलकों में चिंता का माहौल है। अकोला के प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया और माइग्रेन जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज कराकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के उपचार से अब तक हजारों मरीजों को बड़ा फायदा हुआ है। पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को अन्य जगहों पर इलाज कराने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, उन्हें यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मरीज और उनके परिजन 91 75 95 71 29 या 91 30 01 61 29 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही naikhomeopathy.com पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उपचार लेकर पूरी तरह ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव कुछ इस तरह साझा किया है। मेरा नाम सुवर्णा है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मुझे थायराइड की समस्या थी और वजन काफ़ी बढ़ गया था। गला सूखता था, बीपी बढ़ गया था, सांस फूलती थी और बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। अब मात्र 1 महीने के इलाज के बाद मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है। गले का सूखना कम हुआ है और अब मैं पहले से ज़्यादा फ्रेश महसूस करती हूँ। काम में मन लगता है और शरीर की सूजन भी कम हो गई है। इस 1 महीने से उपचार से मुझे 70% फायदा हुआ है। मैं नाइक होम्योपैथी के इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी सलाह है कि यदि किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वे नाइक होम्योपैथी आकर अपनी बीमारी दूर करें। नमस्कार मॅडम, काय नाव आपलं? सुवर्ण अजय चव्हाण. ओके, काय त्रास होता आपल्या इथे आले तेव्हा? मला थायरॉइडचा त्रास होता. घशाला कोरड पडायची, बीपी माझा वाढलेला, थकवा, दम लागणे, अशक्तपणा असा. ओके, आता 1 महिन्याची ट्रीटमेंट झालेली आहे. 1 महिन्यात काय काय फरक पडलेला तुम्हाला? मला आता कोरड पडणं कमी झालेली आहे, वजन माझं कमी झालंय 2 किलो, परत थकवा थोडा कमी झालाय,
फ्रेशनेस वगैरे वाटतंय काही आता? हो, फ्रेश वाटते मला, पहिल्यापेक्षा खूप आता फ्रेश वाटते. माझ्या अंगाची सूज पण कमी झालेली आहे. किती टक्के आराम वाटतोय तुम्हाला एका महिन्यात? मला 70% आराम वाटतोय. नाईक होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटनी समाधानी आहे? हो, काय सांगाल लोकांना नाईक होमिओपॅथी ट्रीटमेंटबद्दल? तिथे चांगला उपचार मिळतो, बरं वाटतं. अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर एमडी नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस रैकेट के मुख्य सूत्रधार की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। मुंबई से अमरावती में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से ड्रग माफियाओं में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है और स्थानीय पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। 20 मार्च को क्राइम ब्रांच की टीम को एक महत्वपूर्ण टिप मिली। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में वांछित मुंबई के माहिम इलाके का आरोपी अजीम असद शेख अमरावती आने वाला था। अजीम एमडी ड्रग्स का मुख्य सप्लायर है और वह अमरावती के गौलीपुरा निवासी आरोपी शेख समीर शेख अमीर को ड्रग्स की खेप देने आ रहा था। अजीम असद शेख मुंबई में माहिम दरगाह के पीछे रहकर नशीले पदार्थों का काला कारोबार करता है। वह अमरावती के कई स्थानीय विक्रेताओं को मुंबई से ड्रग्स सप्लाई करता है। विशेष बात यह है कि साल 2025 में तेलंगाना राज्य में 550 किलो गांजा रखने के मामले में भी उस पर केस दर्ज है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज है। सूचना मिली थी कि आरोपी ने राजस्थान से मेफेड्रॉन मंगवाया है और 20 मार्च की शाम लालखड़ी से नवसारी रिंग रोड इलाके में ग्राहकों से मिलने आने वाला है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला और क्राइम ब्रांच प्रमुख संदीप चौहान के मार्गदर्शन में टीम ने जाल बिछाया। जब अजीम शेख इलाके में खड़ा था और लालखड़ी चौक की ओर से ऑटो से आए शेख समीर के साथ सौदा कर रहा था, तब पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। 2 गवाहों और राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में तलाशी लेने पर उनके पास से 78 ग्राम मेफेड्रॉन पाउडर कीमत लगभग 11,70,000 रुपए और 3 मोबाइल सहित कुल 12,16,000 रुपए का माल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 23 मार्च 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि अजीम शेख ने राजस्थान के मांगीलाल उर्फ मांगी और बिरादा राम उर्फ बिरजू सेन निवासी नागौर राजस्थान से 2 किलो 500 ग्राम एमडी ड्रग्स खरीदी थी। इस रैकेट में पुलिस ने अब तक कुल 2 किलो 220 ग्राम माल जब्त कर चुकी है और मामले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अमरावती शहर में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण होटल व्यवसायियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर की अनुपलब्धता के चलते कई दुकानदारों पर अपना व्यवसाय बंद करने की नौबत आ गई है। सिलेंडर समय पर उपलब्ध न होने के कारण कई होटलों का कामकाज ठप होने की कगार पर है। पंचवटी क्षेत्र के रेस्टोरेंट मालिक अजय साहू ने बताया कि वर्तमान में गैस सिलेंडर पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। वक्त पर गैस न मिलने से ग्राहकों को सेवा देना कठिन हो गया है। इसी क्षेत्र के होटल व्यवसायी अनिल ठाकरे, जो पिछले 35 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्होंने भी यही चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि गैस की कमी के कारण दैनिक व्यवसाय चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। गाड़गेनगर क्षेत्र के आशीष गुप्ता, जिनका परिवार पिछले 65 वर्षों से होटल व्यवसाय में है, उन्होंने अपनी व्यथा मानते हुए कहा कि सिलेंडर की किल्लत से खाना बनाना ही दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में छोटे व्यवसायियों पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इस किल्लत का सीधा असर होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। होटल बंद होने की स्थिति में आने से कई मजदूरों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यदि सिलेंडर की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो अमरावती के होटल उद्योग के साथ साथ हजारों कामगारों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। आशीष गुप्ता है, मैं होटल संतोष भवन का संचालक हूँ। 65 साल से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर आज तक हमें इतनी तकलीफ कभी सिलेंडर के लिए गई नहीं है जितनी अभी जा रही है। अभी तो ये कंडीशन है कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे थे। मैंने तैयार नहीं कि हम कैसे अपना काम आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा सरकार ने हम लोगों के लिए सोचना चाहिए। जीआर भले ही लागू हो चुका है, पर जीआर के हिसाब से भी अभी तक हमारे पास कोई सिलेंडर की अवेलेबिलिटी अब हुई नहीं है। इस तरह अभी युद्ध की वजह से सिलेंडर की दिक्कत जा रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है होटल वालों को। ये कंडीशन आ रही है कि काफ़ी होटलें अमरावती की बंद हो चुकी है, काफ़ियों का किचन बंद हो चुका है।
और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 15 दिन के अंदर अमरावती की सारी होटलें बंद हो जाएंगी। होटल सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, कैटरस वालों को भी सेम तकलीफ जाएंगी और हमसे जो जुड़े परिवार है, जैसे हमारे लेबर है, कैटरस वालों के लेबर है, उन सबको तकलीफ जाएगी। हॉटेल व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे। सिलेंडरचा पुरवठा होतो पण आता तो पण बंद झालेला आहे। आता इथं आर्थिक नुकसान भरपूर होऊन राहिलेलं आहे आणि सिलेंडर पण भेटत नाही आहे। आता अशी वेळ आलेली आहे की आता काही दिवसानंतर हॉटेल पण बंद करणार आम्ही, कारण सिलेंडर नाही मिळाल्यामुळे आमचा काही दुसरा पर्यायच नाही आम्हाला। त्यात आता भरपूर दर वाढलेले आहेत, तरी पण माझी म्हणजे उधारी असल्याकारणामुळे मला एवढं काही त्याची रेट नाही माहीत। सध्या सिलेंडर आले आमच्यापर्यंत, तेच आमच्यासाठी भरपूर आहे। मी पंचवटीला देवमाता रेस्टॉरंटला आलेली आहे आणि इथे त्या छोटे जे व्यवसाय करणारे आहेत, अहमदपूर सर मी RRC कडनं आहे, आपल्याला सांगाल का? अजय साहू मॅडम, देवमाता हॉटेल पंचवटी साहू। आता सध्या इराण अमेरिका युद्ध चालू आहे, याच्यामध्ये पेट्रोलचे भाव तर वाढलेलेच आहे, पण गॅसचा एक बऱ्या प्रमाणामध्ये तुटवडा निर्माण होत राहिलेला आहे। तर मला सांगाल का आपल्या व्यावसायिक लोकांना कशा प्रकारे ह्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे? मॅडम आम्हाला आकार देऊ राहिले, सिलेंडर नाही देऊ राहिले, भेटून नाही राहिले, सिलेंडरांचे भेटून राहिले ते बेभाव भेटून राहिले आणि धंद्याले अडचण देऊ राहिले, धंदा नाही कोणता येऊ राहिला, याचा त्रास चालू आहे, सिलेंडर नाही देऊ राहिले। असं आहे का तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर त्यांचे भाव आहे, जे भाव ते सांगून राहिले ते भाव घ्या, नाही तर मग तुमच्यासाठी मालच नाही आहे, म्हणजे मालच नाही आलेला आहे। जे रेट होते त्याच्यापेक्षा 40 आणि 50% वर भाव घेऊ राहिले, त्याचा सिलेंडर आम्हाला घ्यायला। आणि व्यवसायावरती परिणाम कसा होऊन राहिलेला आहे तुम्हाला? व्यवसायावर परिणाम म्हणजे काय, आपण वस्तू विकून राहिलो नाही विकून राहिलो असं झालेलं आहे, त्याच्यावर प्रॉफिट नाही राहिलेलं आहे, आमचा रोजचा हे लॉसच चालू आहे। आणि धंदाही नाही करू शकतो आणि बंदही नाही करू, त्यामुळे घेऊ लागले मजबुरी आहे। शैक्षणिकचं तोंड असे लोकांनी नाही भेटून राहिले, सिलेंडर तर लोकही नाही येऊ राहिले ना, ग्रॅच्युअली असं राहिलेलं आहे आणि सिलेंडर नाही भेटून राहिले, सर्व वस्तू महागाई आलेली आहे, वस्तूही नाही भेटून राहिली, सगळे वस्तूचे रेट वाढलेले आहे, बॉटल प्लास्टिक हे सगळं काही अवेलेबल नाही होऊन राहिला, बिस्लरीचे रेट वाढलेले आहे, सिलेंडरचे भाव वाढलेले आहे आणि तेही माल वेळेवर भेटत नाही। सामूहिक हे आहे का बा आपले पहिले जसे सिलेंडर भेटले पाहिजे होते तसे जर भेटले असते, रेट तेच राहिला असतं तर तकलीफ नाही आली असती। भाव खूप जास्त वाढलेले आहे, भाव 1.5 आणि 2 झालेले आहे सिलेंडरचे। व्यवसायामध्ये कशा प्रकारे अडचणी जात आहे हे आपण इथे आल्यानंतर बघितलेलं आहे की यांना सामान्य गृहिणींना तर अडचण जातच आहे, पण व्यावसायिक लोकांना सुद्धा याच्यामधनं बाहेर कसं पडावा हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे। मी रिपोर्टर स्मिता टाले, RRC नेटवर्क। अकोट तहसील के पुंडा गांव में पेयजल का संकट गहरा गया है। एक तरफ जहां हर घर नल हर घर जल के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव की दलित बस्ती में पिछले 25 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है। मजबूरन ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए दूषित तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की इस अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुंडा गांव का विस्तार बड़ा है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ जलापूर्ति बेहद कम है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा बहुत कम समय के लिए पानी छोड़ा जाता है। साथ ही पानी का दबाव कम होने के कारण दलित बस्ती के नलों तक पानी पहुंच नहीं पाता। पिछले 25 दिनों से पानी न होने के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मीलों दूर तालाब से पानी लाना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से यह पानी दूषित है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। उप सरपंच सुधाकर पुणकर का कहना है कि बस्ती में पूरे दबाव के साथ जलापूर्ति की जाए, अन्यथा स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। नंदकिशोर कलाने ने कहा कि पानी के लिए छोटे बच्चों को तालाब तक ले जाना पड़ता है, जिससे किसी हादसे की आशंका बनी रहती है। बेबीबाई वाकुड़े ने कहा कि दूषित पानी पीकर बीमार पड़ने की नौबत आ गई है। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत नियमित और स्वच्छ जलापूर्ति शुरू नहीं की तो वे तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। मला तेव्हा नाही पुन्हा राहणार, मला प्यारीला झालं पाणी नाही, वीज पाणी कशाला आम्हाला प्याले नाही, तडपडून राहिलो पाण्यासाठी। आम्ही तयारून पाणी येणं होते काय, आमदार प्यारीलाच जायला आहे, आम्हाला पाणी मलिबात तडपडून राहिलो पाण्यासाठी। राहतो दलित वस्तीत राहतो, आम्हाला 1 महिना झाला पाणी नाही आहे। आमचे लहान लहान लेकरं घेऊन आम्ही तलावावर चाललो, आमचं लेकरू जर डुबलं तर या जबाबदार कोण राहील? सरपंचाच्या घरी गेलो म्हणते, सरपंच म्हणते आमच्याकडे पाणी सोडायचं नाही आहे, तर मग आम्ही कोणाकडे जायचं? ते तलावाचं पाणी पिऊ का आम्ही?
मी पुंड्यावरून बोलत आहे. आम्हाला 1 महिना झाला पाणी नाही आहे. आम्ही तळ्याचं पाणी पिऊन बिमार पडलो. आमचे लेकरं काय मारून टाका का आणि आम्हाला पाणी नाही भेटलं तर आम्ही आकोटले येतो भदाळ घेऊन सने रिकामे. आमच्या गावातील दलित वस्ती किंवा पूर्ण गल्ल्या म्हटलं तरी प्रेशर नाही आहे. यामध्ये समजा प्राधिकरण किंवा त्यांचे कर्मचारी प्रेशर पूर्ण भेटत नाही. ग्रामपंचायत पाण्याचं नियोजन कसं करणार आहे. लोक आम्हाला मारायला येऊन राहिले, पाणीच मागून राहिले की आम्हाला पैसा नाही मागून राहिले. ते जर होत नसेल तर आम्हाला प्रेशर पूर्ण द्या तुम्ही आणि याला कारणीभूत पूर्ण तुमचं प्राधिकरण राहणार आहे किंवा तुमचे कर्मचारी. प्रेशर गाव लहान नाही, गाव खूप मोठं आहे आणि पूर्ण पाणी भेटत नाही. पाणी किती भेटते होते की मीटर लागलेलं नाही आहे. काय आहे काय नाही याची आम्हाला पूर्ण माहिती द्या. अकोला शहर के तिलक रोड पर अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सड़क किनारे स्थित दुकानदारों द्वारा कपड़े और अन्य सामान सीधे सड़क पर सजाए जाने के कारण यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे आम नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर जनता में भारी रोष देखा जा रहा है। तिलक रोड अकोला शहर का एक बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन यहाँ कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सड़क तक कपड़े और अन्य वस्तुएं रखकर अतिक्रमण कर लिया है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर भीड़भाड़ के समय यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और पैदल चलने वाले नागरिकों का निकलना भी दूभर हो गया है। इस अतिक्रमण की वजह से आए दिन दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदार विभाग इस ओर पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर सड़क से अतिक्रमण हटाए और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल करे। गुलजारपुरा से दगड़ी पुल मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती जा रही है। सड़क पर ही बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े किए जाने के कारण यातायात में भारी बाधा आ रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते लोगों में भारी नाराजगी है। गुलजारपुरा दगड़ी पुल मार्ग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, लेकिन इस सड़क पर कई जगहों पर वाहन चालकों द्वारा अतिक्रमण कर 4 पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसके कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे पैदल चलने वालों और स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक सामने से वाहन आने के कारण हादसे होने की संभावना काफी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया है। नागरिकों की पुरजोर मांग है कि संबंधित विभाग तुरंत इस अतिक्रमण को हटाकर सड़क को मुक्त करे। साथ ही स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक डिवाइडर का सौंदर्यीकरण कर शानदार स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन इनके बंद होने के कारण नागरिकों को इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें अंधेरे में ही आवाजाही करनी पड़ रही है। लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नगर निगम प्रशासन इन्हें शुरू करने के लिए किसी खास मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये लाइटें केवल एक दिन जली थी, जिसके बाद से ये दोबारा शुरू नहीं हुई है। इस मार्ग का सौंदर्यीकरण बेहद आकर्षक तरीके से किया गया है। डिवाइडर में पौधे लगाए गए हैं और झूमर शैली के सुंदर पथदीप भी लगाए गए हैं। अगर ये लाइटें शुरू हो जाती है तो इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इनके चालू होने का है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि तकनीकी खामियों को दूर कर इन लाइटों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं न्यू तापड़िया नगर क्षेत्र में फिलहाल नए स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम चल रहा है और कुछ जगहों पर खंभे गाड़े जा रहे हैं। पुल तक की लाइटें पहले शुरू की गई थी, लेकिन उनमें अनियमितता का अभाव है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे लाइटें रोजाना और सही समय पर जलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग के लिए एक औपचारिक शिकायत पत्र या सोशल मीडिया पोस्ट का ड्राफ्ट तैयार करूं? अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन।
आखिर नियति ने दे दिया घाव, सर्वज्ञ हमेशा के लिए खो गया। पुलिस ने बताया पूरा सच। सर्वज्ञ निम्बालकर का शव कृषि विश्वविद्यालय के नाले के पास मिला। सर्वज्ञ निम्बालकर की मृत्यु के बाद अकोला में शोक की लहर। कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। महावितरण की लापरवाही या बलि, लटकते बिजली के तारों ने ली ज्ञानेश्वर की जान। छह साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या। यवतमाल जिले के दारव्हा तालुका के बोधगांव की हृदय विदारक घटना। समय बीत जाने के बाद नामांकन वापस लेना अवैध। जिला बैंक के चुनाव में हुई धांधली की जांच शुरू। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।